हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज जो हम लोगों की तीसरी क्लास रहेगी पॉलिटी की, इसमें हम लोग जो आज टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो लेक्चर 3 में हमारा जो टॉपिक है क्या है, लेक्चर 3 में यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है सबसे पहले आपको ये समझना है। तो जो पूरा एग्जीक्यूटिव हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप जितना मैं लिखते जा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते जाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो डिवाइडेड होता है सबसे पहले तीन हिस्सों में। ठीक है, किस में होता है? तो सबसे पहला हो गया लेजिस्लेचर में, दूसरा आपका हो गया एग्जीक्यूटिव पार्ट में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो होते हैं आपके लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव असेंबली जो आपका सीओएम होता है, कैबिनेट होती है आपकी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। और तीसरा आपका जो होता है वो जुडिशियरी। तो ये तीनों की तीनों जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाती हैं। ठीक है, अब जो आपका लेजिस्लेचर होता है वो दो हिस्से में डिवाइडेड होता है। किस में डिवाइडेड होगा? एक वो होगा यूनियन का, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो डिवाइडेड होगा आपका किसका? स्टेट का। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है आपका यूनियन। अब किस में होगा? लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ द लोअर हाउस एंड दिस इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर किस में होगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड होता है। जैसे ये लोकसभा होता है, राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये डिवाइडेड होता है। तो ये आपका लेजिस्लेचर का पूरा क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे क्या एग्जीक्यूटिव में क्या होता है। तो एग्जीक्यूटिव आपका दो हिस्से में डिवाइडेड होगा, वो भी यूनियन का होगा एक, और एक होगा आपका स्टेट का। ठीक है, जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव होंगे उसमें सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देन वी अंडर आर्टिकल 52 ये होता है कि वी हैव टू हैव अ प्रेसिडेंट इन आर कंट्री। तो उसी के अंडर आपका पहला एग्जीक्यूटिव कौन आ जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन सेकंड यू कैन से इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? वाइस प्रेसिडेंट आते हैं आर्टिकल 63 के अंडर। आर्टिकल 63 में ये बोलता है कि देयर हैव टू बी वी हैव टू हैव अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री। देन थर्ड आपका और कौन एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं? मैंने बताया एग्जीक्यूटिव में आपको यूनियन कैबिनेट आ जाती है आपकी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, काउंसिल, सीओएम बोलते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सीओएम हो गया आपका, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सीओएम हो गया। देन फोर्थ वी हैव प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री एंड फिफ्थ वी हैव अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं आपके कंट्री में। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके क्या? एग्जीक्यूटिव। देन ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं हम सब। ठीक है, वैसे ही स्टेट जब पढ़ेंगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएगा आपका? सबसे पहला गवर्नर आ जाएगा। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो क्या नहीं रहता, कहाँ नहीं रहता? स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट का कोई पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, देन थर्ड वी हैव स्टेट का सीओएम, कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसके अंडर आपके आ जाते हैं सीएम। और पांचवा, जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे यहाँ क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये हो गए आपके स्टेट और सेंटर के अलग अलग एग्जीक्यूटिव। फिर जुडिशियरी में क्या होगा आपका? तो सुप्रीम कोर्ट होगा, ये आपका इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके नीचे हाई कोर्ट होगा और आखिरी में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका है, ये स्क्रीन में आपका लिखा है, आप इसको अपने नोट्स में ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इसी को हम लोग इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरा आज के आने वाली 2-3 क्लासेस में। ठीक है, एक एक आर्टिकल के अंदर घुस घुस के समझेंगे कि क्यों है वो। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ पार्ट्स हैं आपके यूनियन कैबिनेट में जो पढ़ना है हम लोग को, वो लिख लीजिए। पार्ट वन दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्वेश्चन में आता है कई बार कि पार्ट वन रिलेटेड टू किसके है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें कौन से आर्टिकल? वो आर्टिकल 1 to 4 डील किया जाता है। ठीक है, देन सेकेंड हो गया आपका पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर कौन सा होता है? सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप का कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा। देन वी हैव पार्ट 3। कौन सा पार्ट? तो पार्ट 3 है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स।
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, दैट आर द आर्टिकल एंड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ये जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 12 टू 35, इन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3। देन वी हैव पार्ट 4, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। देन वी हैव, इसी के साथ एक नया पार्ट ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के बारे में, दैट वाज पार्ट 4A, ठीक है, क्या पार्ट 4A, वो आपका है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में आपका, आर्टिकल 51 ऑफ A, ठीक है। इसके बाद आखिरी में आपका और कौन सा पार्ट हमको देखना है, तो पार्ट 5 देखेंगे हम। पार्ट 5 इज द यूनियन, ठीक है, द यूनियन। और इसी का चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जिसको हम आप आगे वाले क्लासेस में डील करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 5 का द यूनियन के ही पॉइंट का, तो ये सारे पार्ट आपने लिख लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आपको पढ़ना है, सबसे पहला हम लोग प्रेसिडेंट को डील करेंगे, और प्रेसिडेंट को जब डील करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 52। व्हाट इज आर्टिकल 52? आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश में कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ हम लोग गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, तो हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया विच वी फॉलो, तो वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं, तो वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विथ वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल, ठीक है। ये मॉडल हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो आपका इसमें होता क्या है एक्चुअली, तो जो पार्लियामेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो अकाउंटेबल होती है। देखिए, एक लेजिस्लेटिव होती है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, दो लोग होते हैं। अब ये आपका एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं दे हैव फ्यूजन ऑफ पावर। क्यों होते हैं इनमें फ्यूजन ऑफ पावर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकाल के हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो फ्यूजन ऑफ पावर विच मीन्स एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट होंगे किसके, लेजिस्लेचर के। तो ये आप देख रहे हैं पावर जो है लेजिस्लेचर के अंदर से ही आपको निकाल के बनाया गया है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 52 क्या बोलता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो इसके बारे में हम लोग अलग से देख लेते हैं। तो वेस्ट मिनिस्टीरियल मॉडल जो होता है, आपको पहले ही पता है डेमोक्रेसी होती है, मैंने बताया था डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंदर हम दो हिस्से में डेमोक्रेसी को डिवाइड किए थे, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये जो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो मैंने बताया था सिर्फ ग्राम पंचायत में होता है, ग्राम सभा के थ्रू होता है। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया में, और उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, तो पार्लियामेंट्री एक आपका इलेक्शन होता है, और एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, वो एक होता है वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है आपका चांसलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको ही हम फॉलो करते हैं, और इसी वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है कि इट स्टैंड्स फॉर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मींस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जिसमें कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और ये जो गवर्नमेंट है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी, जिसपे क्या था,
अगर कोई गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट का किसी भी पर्टिकुलर एक लॉ फेल कर जाता है, भले ही वो एक छोटी मिनिस्ट्री का क्यों ना हो, और वो पास नहीं हो पाता है लोकसभा में, तो हम ये मानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की गवर्नमेंट फॉल्स, दे ऑल स्विम टुगेदर और दे ऑल सिंक टुगेदर। एक नाव में तैर रहे हैं सबके सब, या तो सबके सब एक साथ पास करेंगे, ऐसा नहीं है कि उस मिनिस्टर के मिनिस्टीरियल किसी उसमें मतलब उसके मिनिस्टर के मिनिस्ट्री के अंडर का कोई लॉ कहीं पास नहीं हो पाता है तो वो मिनिस्टर को बस नहीं हटाया जाएगा, पूरे के पूरी गवर्नमेंट ही गिर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कितने प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यही क्वेश्चन अराइज होगा अब। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें दो प्रकार के हेड होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हेड होते हैं, दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है आपका, पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको हम लोग हमारे कंट्री में है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए इट इज बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम। आपने देखा होगा हमारे देश में एक पार्टी जो है वो लीड करके उस पार्टी का ही क्या होता है, पीएम बनता है, भले ही कोलिजन गवर्नमेंट से बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पार्टी वन पार्टी सिस्टम है, और अगर कोई कोलिजन बना के किसी गवर्नमेंट को बना रहे हैं हम लोग, और वहां से एक प्राइम मिनिस्टर आपका चुन के आता है जो आपका एग्जीक्यूटिव को पूरा बनाता है फ्रॉम द लेजिस्लेचर, आपकी पूरी की पूरी क्या बन जाती है, एक बॉडी तो बन जाती है। बट अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बहुत ही अनस्टेबल टाइप का गवर्नमेंट हो गया ना। फिर क्यों अनस्टेबल टाइप का गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि अगर कोई एक नॉन क्या हो जाएगा आपका, अगर कोई लॉ फेल कर जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा इनके अगेंस्ट, और कुछ भी चीजें होंगी तो क्या होगा, ये गवर्नमेंट फेल कर जाएगी और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट में। तो इसीलिए हमारे देश में प्राइम मिनिस्टरियल मतलब प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद भी एक प्रेसिडेंट जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव है, और वो फिक्स 5 ईयर के टेन्योर के लिए उस एग्जीक्यूटिव को बनाया जाता है, प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है उसको, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है कहीं, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है तो हमेशा एक एग्जीक्यूटिव एज अ हेड फिक्स्ड टेन्योर के लिए हमारे पास रहेगा, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो अनस्टेबिलिटी इंडिया में या अपनी कंट्री में क्रिएट नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग लिख सकते हैं देयर आर टू हेड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। फिर फर्स्ट लिख लिए, ए लिख लीजिए ऐसे करके, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम, so there should be a head who can appear above the party politics, example president of India। अब अगर आपके क्वेश्चन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ, कैसे हम बोल सकते हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, तो देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपका जितनी भी पार्टीज हैं वो सब के सब का वोट काउंट होता है, और वो वोट काउंट होता है क्योंकि उसमें आपका 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये अभी हम आगे बताऊंगा मैं क्या होता है पूरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आप लिख सकते हैं हाउ अबव द पार्टी इलेक्शन, ये है करके। ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स के हैं। तो क्वेश्चन अराइजेस हाउ अबव द पार्टी पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन अराइज हुआ आपका। तो ये क्या हो गया इसमें, दिस कैन बी सीन, आप लिखिए दिस कैन बी सीन इन द वे द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, he is elected not just by simple majority rather than proportional representation। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक्चुअली में ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता है। यहाँ पे जैसे आप एक वोटर है, एक एमपी है, मान के चलिए आप वोटर हैं, और आप क्या करेंगे, आप वोट करने जाएंगे। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट 1 का नाम है, जैसे 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट 2 का नाम है, यहाँ प्रेसिडेंट 3 का नाम है, ऐसे आपको एक लिस्ट मिलेगी। अब इसमें आपको अपना क्या चॉइस करना है कि ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस है, ये आपका थर्ड प्रेफरेंस है। तो जब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है और वो नहीं जीत रहे होते हैं इलेक्शन, और सेकंड प्रेफरेंस वाला आपका कोई दूसरा जो P2 है वो जीत रहे होते हैं, तब फिर और दूसरे आपका वोट को यहाँ से काट दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा आपने सेकंड नंबर पे इनको रखा कि थर्ड नंबर पे रखा। तो एट द एंड मैक्सिमम जो लोग हैं उनका क्या होता है, यहाँ पे लोगों का वोट काउंट होता है फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये प्रेसिडेंट जो है पूरे के पूरे लोगों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 252 क्लियर हो गया आप लोगों को, हाउ द इलेक्शन इज डन। और क्या था आर्टिकल 52, क्वेश्चन क्या क्या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। आर्टिकल 52 क्या है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से और पूछा जा सकता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया, वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन से टाइप से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो वो हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड इज आर्टिकल 53, 52 हमने पढ़ लिया, अब आर्टिकल 53 क्या बोलता है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 53 ये क्या है, आर्टिकल 53 डिफाइंस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या डिफाइंस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब इसमें क्या होगा, As per Article 53, the executive power of the Union shall be vested in the President of India। इसका मतलब क्या है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर इंडिया में एक्सरसाइज करती है हमारी कैबिनेट या COM, वो सब के सब किसके नाम पे किया जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली करा जाए या इनडायरेक्टली करा जाए। तो आप लिख सकते हैं, एज पर आर्टिकल 53 the executive power of the union shall be vested इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं ना आप लोग, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ लॉ पास कर रहा है, कोई बिल पार्लियामेंट से पास हो रहा है, तो आखिरी में जो है साइन किसका होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सारे, ये आर्टिकल 53 रोल हमको बताना है, क्या रोल है प्रेसिडेंट का। तो ये एक मेजर रोल है कि उनके पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करता है हमारे पूरी कंट्री का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट शेल एक्सरसाइज दिस पावर आइदर डायरेक्टली और आइदर इनडायरेक्टली वाया ऑफिसर सबऑर्डिनेट। और ऑफिसर सबऑर्डिनेट कौन हो गए, वही कैबिनेट COM जो आपका है वो, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली कैसे, तो जो आपके COM होता है वो उनके तरफ से उनके नाम पे क्या करता है, बिल्स बनाता है, लॉज बनाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, वो सारे पावर जो लेजिस्लेचर और जुडिशियरी से बचे हुए होते हैं, वो सारे पावर को हम बोलते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉज से रिलेटेड नहीं है, इसमें सारे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, लॉ कैसे मेंटेन करना है, कैसे किसी आपका क्या बोल सकते हैं आप, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं। जो भी चीज़ें लेजिस्लेचर और जुडिशरी नहीं करती हैं एग्जीक्यूटिव में, वो सारी चीज़ें आपका क्या करती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर इंडियन सिस्टम में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं क्या, आर्टिकल 74 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 सेज दैट देयर शेल बी, ये भी आपका इसी से रिलेटेड है, देयर शेल बी, ये शेल वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ, देयर शेल बी अ COM headed by prime minister to aid and advise the president, ठीक है, who shall in exercise of his function
act in accordance to the constitution तो देखिए इसके बाद और है हाउ एवर प्रेसिडेंट में सेंट द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन but shall act in accordance to the advice sent back after reconsideration. ठीक, तो देखिए क्या था हमारे देश में ये आर्टिकल पहले क्या कहलाता था, देयर शेल बी अ सीओएम हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, नहीं था देयर विल बी अ सीओएम हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जो विल है आपका उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया, जो आपका 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, और ये जो शैल है ये विल था उसको शैल कर दिया गया। जब तक ये विल हुआ करता था ना, जब तक ये विल हुआ करता था तो क्या था कि उसमें स्कोप था डिस्क्रिशन का। विल का मतलब कि होना चाहिए, अगर शैल जब हम बोल देते हैं ना, इट इज लाइक कि इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो ये जो रिप्लेस कर दिया गया, क्यों कर दिया गया था, उस पर्टिकुलर टाइम में आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई थी, इमरजेंसी लगा दी गई थी। और बोला जाता है, ऐसा स्टोरी है कि इंदिरा गांधी जी ने सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पे उनको सीधा भेजा था क्या, लेटर, और उनको बोला था कि जस्ट साइन कर दीजिए आप। तो उसमें किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर या किसी का कोई वो नहीं लिया गया था, मतलब जानकारी नहीं थी किसी को। तो एवरीबडी गॉट शॉक्ड, क्योंकि सीधा पीएम ने भेजा और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। तो उसके बाद इसको अमेंड कर दी गवर्नमेंट ने, और अमेंडमेंट के बाद देयर विल के बदले शैल कर दिया। अब क्या हो गया, जब शैल कर दिया तो इसको आप पढ़िए, देयर शैल बी अ सीओएम, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ नॉमिनल हेड बन के रह गया। इसके बाद कैसे, अगर अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको कोई भी लॉ पास करना है, कुछ भी चीज करना है, तो पहले उनको सीओएम का क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा, या सीओएम हैज टू गिव देम इन रिटर्न। जब तक सीओएम का रिटर्न में उनके पास वो नहीं होगा, लेटर नहीं होगा, परमिशन गलत वर्ड है, लेटर नहीं होगा कि ये काम हमको करना है विद द रिटर्न सिग्नेचर ऑफ द कैबिनेट, तब तक क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट, नाउ इट ही कैन नॉट, ही शी कैन नॉट डू दैट। पहले ये किया जा सकता था बिकॉज देयर वॉज द वर्ड विल, और वो जो विल वर्ड था उसके कारण देयर वॉज आर्बिट्ररीनेस, जिसके कारण एक डिस्क्रिशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। बट अब शेल के बाद ये नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर गवर्नमेंट को कोई भी बिल पास करवाना है तो ये पहले क्या होगा, सीओएम उनको भेजेगा एक रिटर्न में पूरा लेटर, और उसके बाद ही ये कर पाएंगे, प्रूवन लेटर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मुंह से बता दिए कि ऐसा करना है, जैसे इंदिरा जी के टाइम पे हुआ था वैसा नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज है, एक डिस्क्रिप्शन भी है इसके साथ, जैसे कोई एक लेटर, एक लॉ है, वो भेजा गया कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करने के लिए। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो जो पर्टिकुलर लॉ है वो ठीक नहीं लगता है, तो ही कैन सेंट बैक दैट लॉ टू द लोकसभा या पार्लियामेंट को या कैबिनेट को, जिसने भी भेजा है, फॉर द रिकंसिडरेशन, कि ये चीजें हैं हमको सही नहीं लग रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे और बोलेंगे आप फिर से इसको रिकंसिडर करिए और आप फिर हमको भेजिए। अब सेकंड केस में क्या होता है, एक बार तो वो भेज सकते हैं, बट जब सेकंड टाइम वो जो हमारा कैबिनेट है वो उसको या तो फिर अमेंड करके भेजता है या अनअमेंडेड भेजता है, कैसे भी भेजे, अमेंडेड भेजे, अनअमेंडेड, सेम के सेम उठा के भेज दे उसको वापस। तो सेकंड टाइम ही इज नॉट हैविंग द डिस्क्रिप्शन, ही हैज टू साइन दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो ये आपका आर्टिकल 74 बोलता है, ठीक है। आपको ये हो गया, आर्टिकल 74 के बारे में जानकारी हमने दे दी है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे,
ठीक, यहाँ पे हो गया आपका। अब सेकंड केस आर्टिकल 74 के आगे हम बढ़ते हैं, और आर्टिकल 74 में जैसे मैंने बोल दिया कि देयर शैल बी अ COM टू फॉर द प्रेसिडेंट, की उनको कुछ भी काम करना है। अगर अब आप बोलेंगे कि अगर नहीं किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विद अकॉर्डेंस ऑफ द COM, उन्होंने अपने ही तरीके से क्या किया, किसी लॉ को पास करने की कोशिश की, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तब सीधा गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पीच कर देती है। तो अंडर आर्टिकल 61 क्या बोलता है, आर्टिकल, आपको ये हर चीज इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 74 प्रीलिम्स में पूछ सकता है, आर्टिकल 61 मैं रिलेट करके सब बता रहा हूँ, अलग अलग बताऊंगा तो आपको समझ तो आएगा बट याद करने में टफ रहेगा। अगर ये आर्टिकल 74 में जो लिखा है, जो चीज नहीं की गई, तो क्या होगा, आर्टिकल 61 के अंडर क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, ठीक है, ही विल बी इम्पीच्ड, ठीक है। और इम्पीचमेंट के लिए क्या है, देखिए, जो इम्पीचमेंट के लिए अथॉरिटी कहाँ से आती है, क्यों इम्पीच करेंगे, तो जब ये प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं तो उनका ओथ क्या रहता है, टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही यही लेते हैं, ओथ अलग से हम पढ़ेंगे, मगर अभी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। ये जो है गवर्नमेंट जब ओथ, जो आपका जो ओथ होता है, जो प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, जिसको CGI ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में वो इसी का ओथ लेते हैं, टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब देखिए, जब ये शेल वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ये क्या हो गया, अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अब बिना COM के परमिशन के, बिना COM के एड एंड एडवाइस, परमिशन इज रॉन्ग वर्ड, एड के और एडवाइस के कोई भी लॉ को पास कर देते हैं या कुछ भी आर्बिट्ररी एक्शन लेते हैं, तो वो ये शेल वर्ड क्योंकि इसमें लिखा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने COM से क्या नहीं लिया, परमिशन या एड एंड एडवाइस नहीं ली। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी अगेंस्ट हिज ओथ, क्योंकि ओथ में उन्होंने बोला है कि ही विल प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इम्पीचमेंट का सबसे बेसिस है, अगर वो अपने ओथ से हटते हैं, ठीक है, अपने ओथ से वो अब प्रोटेक्ट प्रिजर्व और डिफेंड नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, खुद अगेंस्ट चले गए हैं, तब वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, इम्पीचमेंट लाएगी, ठीक है, इम्पीचमेंट लाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ चलिए, प्रेसिडेंट में अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे इनका ओथ। अभी हमने मोटा मोटी आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट देख लिए सारे, ठीक है। अब ओथ देखते हैं, ओथ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि हु एडमिनिस्टर द ओथ टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु एडमिनिस्टर्स ओथ, तो इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय CGI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर CGI नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो CGI ऑफ इंडिया जो है वो ओथ एडमिनिस्टर करते हैं, किसको ओथ में एडमिनिस्टर करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगर CGI अवेलेबल नहीं है, तब आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अब कंटेंट क्या बोलते हैं ओथ में, क्या लेते हैं ओथ ये, तो पहला बोलते हैं ये फेथफुली एग्जीक्यूट द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, ठीक है। सेकंड जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के तहत मैंने बोला था इम्पीचमेंट कर देते हैं हम, अगर ये इसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो। द थर्ड इज टू डिवोट फॉर सर्विस एंड वेल बींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, टू डिवोट फॉर सर्विस एंड वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट, पीपल ऑफ इंडिया मतलब, तो ये ओथ में ये लेते हैं, ठीक है। ओथ इन्हीं 3 बातों को बोल के CGI ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इनको ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ
आपको देखिए यहाँ पे भले ही टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट ये डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ उनके ओथ के लिए होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करेंगे। एक्चुअल में डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्वेश्चन में आएगा तो वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे, डिफेंडर एंड कस्टोडियन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। बट जो ओथ है उसमें लिखा हुआ है डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्यों है, वो एक्चुअली एड एंड एडवाइस को फॉलो करते हैं उसके लिए है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो और इसको दिमाग नहीं लगाना है, अगर क्वेश्चन में आएगा कि डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप प्रेसिडेंट नहीं लगाएंगे, अगर डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछता है तो आप सुप्रीम कोर्ट ही लगा के आएंगे। ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर ये अंडर आर्टिकल 74 जो सीओ जो आपका सीओएम है उसको फॉलो नहीं करते हैं उसका, तो मैंने बताया आपको क्या हो जाता है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मोशन ले आते हैं। तो वो इम्पीचमेंट मोशन किसके अंडर आता है, तो आर्टिकल 61 के अंडर वो इम्पीचमेंट का मोशन आता है। अब इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा लगता है किसी को भी कि आप हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करना है, तो या तो फिर लोकसभा में, या तो फिर लोकसभा में, या तो फिर राज्यसभा में क्या आएगा, एक मोशन पास होगा जिसमें 1/4 लोग इन रिटर्न लिख के देंगे किसको, स्पीकर को क्या लिख के देंगे कि दे वांट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद मोशन आ जाएगा, इसके बाद 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, इन रिटर्न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक प्रोसीडिंग लाई जाएगी जिसमें वोटिंग का एक डे मनाया जाएगा। ठीक है, वोटिंग, और जब वोटिंग होगी तो उसमें टू थर्ड लोग ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको बताया था ना, टोटल स्ट्रेंथ मतलब 550 लोग हैं टोटल, तो 2/3 और 550 उतने लोगों का वोट चाहिए रहेगा, सबसे टफेस्ट चाहिए। 2/3 ऑफ द 550 जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, जब लोग वोट करेंगे तब इंपीचमेंट होगा। आज तक इंडिया में एक बार भी कोई भी प्रेसिडेंट हमारा इंपीच नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये एक हाउस में हो गया, लेट्स से कि ये लोकसभा में आया था, वहां 2/3 लोगों ने इंपीचमेंट को दे भी दिया क्या, वोट। अब ये हो गया यहां से लोकसभा में पास, अब ये जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा राज्यसभा मान के चलिए। और अगर राज्यसभा में ये बिल आता है तब ये वाइसे वर्सा होगा, राज्यसभा में कहीं 2/3 लोगों ने वोट कर दिया तो ये लोकसभा जाएगा। तो इसका मतलब आप लोगों को समझना है कि जो सेकेंड हाउस रहेगा जहां ये बिल सेकेंड टाइम जाएगा, वो हाउस इन्वेस्टिगेटिंग चैम्बर कहलाता है। क्या, वो इन्वेस्टिगेटिंग चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे जहां पे बिल आया, मान के चलिए लोकसभा में बिल आया, 1/4 लोगों ने क्या लिखा किया, साइन करके दिया स्पीकर को कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 61 के अंडर हमको क्या करना है, इम्पीच करना है, बिकॉज ही हैज डन सम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ किया है, एंड ही इज हैविंग द ओथ कि ही हैज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये हो जाता है, वहां एक्सेप्ट हो जाता है वो आपका। इसके बाद होता है वोटिंग, वोटिंग में आपके हाउस से पास हो गया 2/3 मेजोरिटी लेके, तो सेकेंड हाउस में जब जाएगा, चाहे वो राज्यसभा से लोकसभा जाए या लोकसभा से राज्यसभा, तो याद रखना है आपको, सेकेंड हाउस को हम बोलेंगे क्या, सेकेंड हाउस को हम इन्वेस्टिगेटिंग चेंबर बोलेंगे। और वहां पे फिर से ये बिल आएगा, यहाँ पे देखा जाएगा ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस को, फिर वहां वोटिंग होगी और वहां भी कहीं 2/3 से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। तो इसके लिए आप लोग पूरा एक प्रोसेस लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। लिखिए, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, फर्स्ट, प्लेस, प्लेस कहां होगा, पार्लियामेंट में। ठीक है, सेकंड लिखिए, मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। थर्ड पॉइंट, व्हेन समवन हैज टू ब्रिंग अ मोशन, it has to have a support of 1/4 member of the house. No proceeding shall be started before the expiry of 14-day notice to be given in written signed by the member bringing the motion. इसका मतलब है जब वो 1/4 लोग लिख के देते हैं तो प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा इम्पीचमेंट के पहले। ऐसा नहीं है कि आज पास हुआ कल आप इम्पीच कर देंगे, तो देयर हैव टू बी 14 डेज पीरियड। ठीक है, वो सोचने के लिए होता है, अगर प्रेसिडेंट को खुद से रिजाइन करना है और या फिर कुछ और, तो उसके लिए होता है वो टाइम। ठीक है,
प्रोसीडिंग, फिर फोर्थ लिखिए प्रोसीडिंग वोटिंग, इट हैज टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, कितना? 2/3, मैंने बताया ना 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है यहाँ। ठीक है, देन राइट द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सेकेंड हाउस विल एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग चेंबर, इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑन इट्स ओन, it can also set up a tribunal, or it can authorize anybody to do that. In second house also, motion is to be passed by 2/3 of the total strength of the house, and second house will mention that charges have been sustained, hence president stands impeached from the day the motion have been passed by the second house। तो समझ में आया आपको? जब पहले हाउस से पास होगा तो सेकंड हाउस जाएगा, सेकंड हाउस ट्रिब्यूनल बना सकता है, वहां पे वो देखेगा कि क्या वो सही है तरीका, क्या गलत किया तो नहीं जा रहा है कुछ, अगर उनको भी सही लगता है फिर वो भी 2/3 से मेंबर से वोटिंग करेंगे, और अगर पास हो जाता है तो क्या होगा? इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में प्रेसिडेंट के बारे में, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या बोलता है? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एंड जो गवर्नर है, वो अपनी कोई भी ड्यूटी के लिए आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल नहीं है किसको? कोर्ट को। ठीक है, जुडिशियरी को, एनी कोर्ट को, फॉर देयर कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज इन ऑफिस। कुछ भी जो काम वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी ऑफिस में, एज इन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ पे क्या नहीं होगा? आंसरेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल हेड है। हम दोनों के दोनों क्या है? गवर्नर और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, और उन्होंने तो अपने से नहीं किया, उनका फ्री विल तो था नहीं। उनको एडवाइस किसने? आर्टिकल 74 में मैंने बताया था, देयर शेल बी अ सीओएम टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके हिसाब से अंडर आर्टिकल 361 आप देखेंगे तो इसलिए आंसरेबल नहीं है उन लोग कोर्ट में, क्योंकि they have done that particular task because they have been aided or advised by the COM of India। तो ठीक है, तो क्यों ही आंसरेबल होंगे? तो आप लिखिए अब आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर ड्यूटीज इन ऑफिस because they are nominal head and they act on the aid and advice of COM। Thus the minister including prime minister and other ministers are answerable in the court of law। ठीक है, ये हो गया आपका। और हम लोग देखते हैं क्या, ये आपका आर्टिकल 361 आपको समझ आ गया। अब कुछ देखते हैं अदर इम्यूनिटीज विच आर प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, और एक होता है आपका सेकंड क्या होता है? सिविल प्रोसीडिंग में। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है? अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस प्रेसिडेंट बनने के पहले उनके ऊपर चल रही होती है तो उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है वहां पे। और तो और कोई नया क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तब आपके ऊपर नहीं लाया जा सकता। बट ऐसा सिविल प्रोसीडिंग में नहीं है। अगर सिविल प्रोसीडिंग आपके ऊपर इनिशिएटेड है, कैन वो इनिशिएट किया जा सकता है। बस इसमें एक ही केविएट है कि 2 महीने तक आपको क्या है, 2 महीने का एक नोटिस पीरियड दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आपके ऊपर सिविल केस चालू किया जाने वाला है, तो उसके पहले, उसके बाद ही वो चालू किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत कर दिए। तो वो ये 2 महीने का बस एक क्या है, टाइम पीरियड बफर दिया गया है कि ही शुड थिंक कि वो प्रेसिडेंट रहते हुए सिविल केस करवाना चाहते हैं अपने ऊपर के लिए, रिजाइन करना चाहते हैं, कुछ भी हो। ठीक है, तो क्रिमिनल में लिख लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, if any criminal proceeding is going on, comma, it will be stopped, full stop, no new criminal proceeding can be instituted during his tenure। ठीक है, second, civil proceeding can be initiated, however it can be started only after an expiry of 2 months notice। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट देखेंगे? रेजिग्नेशन। इम्पीचमेंट देख लिया, अब थर्ड देखेंगे
रेजिग्नेशन। तो सिंपल है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आएगा इससे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहीं रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं अपना रेजिग्नेशन, ठीक है। और ये वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, फिर ये स्पीकर को इन्फॉर्म करेंगे, और स्पीकर जो है लोकसभा को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा को खुद से इन्फॉर्म कर देंगे, यही क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ, आप बोल सकते हैं क्या होते हैं, स्पीकर ऑफ राज्यसभा होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन आएगा किसका, प्रेसिडेंट का, फिर वो अपने राज्यसभा में बताएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर को ये कन्वे करेंगे मैसेज, और स्पीकर जो है वो लोकसभा में कन्वे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अब आपका क्या हो गया, और चौथा देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है हमारे, इसमें सबसे पहला दिया हुआ है क्या, प्रेसिडेंट के लिए, पहला प्रेसिडेंट के लिए लिख लीजिए, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट का भी लिखा दूंगा मैं। तो प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है क्लियर, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, 35 साल से ऊपर का एज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट के और किसी भी में इनका कोई काम नहीं होना चाहिए, कहीं भी ये प्रेसिडेंट या कहीं वो ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको और पे कर रही है, बस सिंपल लैंग्वेज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये मतलब होता है, ठीक है। फोर्थ इज मस्ट बी एलिजिबल, ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी उनकी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आप लोग वाइस प्रेसिडेंट में भी लिख सकते हैं, बस एक ही चीज नहीं है, एक चीज और एडेड है इसमें, A1+1 कर लेंगे आप। और इसमें क्या एडेड है, ये लोकसभा है तो ये राज्यसभा हो जाता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट शुड बी एलिजिबल फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये जब ये आपको याद रखना है, ये सिटीजन 35 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेम है, बस ये यहाँ लोकसभा का होता है तो यहाँ ये राज्यसभा का होता है, बस ये अंतर है, ये वाइस प्रेसिडेंट का ओथ में रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने दोनों चीजें बता दी हैं, ठीक है। हो गया यहाँ पे खत्म ये चीजें। और इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या आएगा, इलेक्शन का प्रोसीजर, क्या आएगा, इलेक्शन का प्रोसीजर, किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो पांचवा लिखते हैं हम लोग, इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक। इलेक्शन के प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहला आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 54 ये बोलता है कि द प्रेसिडेंट इज टू बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज दैट इज बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब एक सिस्टम बनाया जाता है, लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, और इनडायरेक्टली इलेक्ट करके क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, ये लिख लीजिए आप, कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर, नो नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पहला लिख लीजिए। सेकंड आपका ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके सिर्फ और सिर्फ उनके इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड भी हर जगह रहते हैं इसलिए स्पेसिफिकली अलग से बोल रहा हूं मैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और क्या, कौन कौन से, सारे स्टेट्स के, और यूटी में 3 यूटी के,
ऑल द स्टेट्स, एंड यूटी में आपका पौंडीचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये तीनों के तीनों के में क्या है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो इन तीनों के जो आपके इलेक्टेड एमएलए हैं उनका भी वोट काउंट होगा, नॉमिनेटेड का किसी का वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मैनर ऑफ इलेक्शन लिख लीजिए। तो मैनर ऑफ इलेक्शन में आपका होगा विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा, मैनर ऑफ वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ वोट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, क्या, वैल्यू ऑफ वोट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो भाई एक एमएलए है तो एमएलए का वोट और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों का वोट का जो पावर है वो सिमिलर नहीं होता है। ऐसे होगा तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 545 है हमारे देश में, और लेजिस्लेटिव असेंबली देखेंगे तो जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहाँ 400 प्लस है। फिर राजस्थान बड़ा स्टेट है, छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट, गोवा और छोटा स्टेट। तो फिर में यहाँ तो बहुत डिस्पैरिटी आ जाती। तो यहाँ क्या किया गया, एक वैल्यू ऑफ वोट का फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा गया है इसमें, पहला फॉर्मूला क्या है, इलेक्टेड जो होते हैं, इलेक्टेड एमएलएस का वोट पूरे देश में कैसे काउंट किया जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन, जिस भी टोटल पॉपुलेशन स्टेट का निकाला जाएगा। देखिए क्या होता है, जैसे यूपी में भले 20 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग हैं, तो 400 क्या है विधानसभा के एमएलए भी हैं। तो आखिर डिवाइड करेंगे उनको, तो पॉपुलेशन वाइज एक एमएलए पे उतना ही बैठेगा जितना छत्तीसगढ़ में बैठेगा, इन जनरल बोल रहा हूँ मैं। होता है वो डिस्पैरिटी, बट ऐसा कंसेप्ट हम मानते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला लाया गया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को रखा जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ है तो 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, बाई टोटल नंबर ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट। मतलब छत्तीसगढ़ में 2.5 करोड़ डिवाइड बाई 90, ठीक है, ऐसा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी, ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। तो यहाँ 2.5 करोड़ मान के चलिए, 90 इंटू 1/1000, तो जो भी आएगा यहाँ, ये एक एमएलए का वैल्यू होगा वोट का, ठीक है। तो ये 90 एमएलए जो हमारे होंगे इस वैल्यू से वोट करेंगे, ठीक। अब यहीं पे आपका इलेक्टेड एमपीज के लिए क्या होगा, इलेक्टेड एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या होगा, तो यहां होगा एडेड वैल्यू। जितना ये एक एमएलए का निकला छत्तीसगढ़ का, वैसे ही राजस्थान का निकलेगा, तमिलनाडु का निकलेगा, नागालैंड का निकलेगा। फिर सारे जितने एमएलए का वैल्यू होगा उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी को डिवाइड कर देंगे उससे। तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो यहां आएगा एडेड वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एमपी का वोट शेयर निकल जाएगा। तो ये आपका दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया एमएलए का फॉर्मूला, इसको लिख लीजिएगा, दूसरा हो गया आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, करंट पॉपुलेशन 2.5 करोड़ नहीं लेंगे, मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। ये जो पॉपुलेशन है हम लोग 1971 के सेंसस में जो पॉपुलेशन था ना, उस टाइम के पॉपुलेशन को रखा गया है, ठीक है। उस टाइम पॉपुलेशन एक स्टेबल पॉपुलेशन माना जाता है। उसके बाद फिर जो साउथ और नॉर्थ का डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा बढ़ने लगा तेजी से, कि सदर्न स्टेट्स ने अपने जो बर्थ रेट है उसको कम करने की कोशिश की, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो तेजी से बढ़ते रहे। तो अभी जो पॉपुलेशन है उसको नहीं लिया जाता है, तो 1971 का पॉपुलेशन को लिया जाता है, ठीक है। अब अगर इलेक्शन होता है और इलेक्शन में डिस्प्यूट आता है, क्या आता है, इलेक्शन होता है और इलेक्शन में डिस्प्यूट आता है, तो अंडर आर्टिकल 71 जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिजॉल्व करेगी। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इसको लिख लीजिएगा आप, आर्टिकल 71 के अंडर यही होता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट में ही आप जा पाएंगे। एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब होता है ना, एमपी का और एमएलए का जब इलेक्शन होता है, तब उस टाइम कोई भी आपका क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, इन केस किससे रिलेटेड डिस्प्यूट आता है, आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट आता है, तब आप उस टाइम पे कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना
चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या और सारे टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं, जैसे आर्टिकल 56 हो गया और कंडीशन हो गए, पावर हो गए, ये सारी चीज़ें। बहुत बड़ा क्लास नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवाइज करिए, लक्ष्मीकांत रख के इसके साथ उन चैप्टर को पढ़ते रहिए आप लोग साथ में। लक्ष्मीकांत होपफुली आप सबके पास होगी ही होगी, मस्ट हैविंग बुक है, नहीं है तो ले लीजिए। अब मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो आप प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव में जाके प्रेसिडेंट साथ में पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा, जो चीज़ें छूटी हैं, देखिए हर एक पॉइंट को लिखाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हर एक पॉइंट को लिखाना इज नॉट पॉसिबल। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं। हमारा काम है, हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग दे सके, कंसेप्ट क्लैरिटी ला सके मेंस के लिए, और साथ में आपके प्रीलिम्स में सारे आर्टिकल भी साथ साथ खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने देखा, यहाँ हम कंसेप्चुअली भी जान रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वैल्यू ऑफ वोट का फॉर्मूला बताओ। तो ये आपका 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है मेंस में। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं, ये आपके नोट्स में है। आर्टिकल 71 डायरेक्टली पूछ देता है आपका प्रीलिम्स में। तो ये आपका कंसेप्चुअली क्लैरिटी भी आ गई और ये भी चीजें हो गई, बट आपको एक रिविजन साथ में करना है लक्ष्मीकांत का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस कीप स्टडिंग। कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से।